तारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है। किसान बिल में ऐसा क्या है जिस पर बवाल हो रहा है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने कहा, किसानों की समस्याओं को दूर कर विधेयक किसी के बहकावे में न आए किसान। कृषि विधेयक के विरोध में विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। किसानों का 24 सितंबर से रेल रोको आंदोलन। हरसिमरत कौर के विभाग का प्रभार नरेंद्र सिंह तोमर को। शिरोमणि अकाली दल में आगे की रणनीति पर मंथन। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी सौगात। गूगल ने पॉलिसी उल्लंघन पर प्ले स्टोर से पेटीएम को हटाया। पेटीएम ने कहा, जल्द दूर हो जाएगी समस्या। किसान बिल को लेकर एनडीए में दरार क्यों आ गई, इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये बिल किसानों के हित में है या फिर उससे उनकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, किसे होगा फायदा और किसे होगा नुकसान, आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। तो शुरू करते हैं, किसान बिल पर बवाल क्यों मचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सियासी दलों को जमकर खरी खोटी सुनाई है जो किसानों से जुड़े बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग किसानों को बंधन में जकड़ कर रखना चाहते हैं और ऐसे लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। उधर विपक्ष भी अड़ा हुआ है और इसे किसानों को लूटने वाला बिल बता रहा है। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पारित किसानों से जुड़े बिल का विरोध करने वालों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि किसान और ग्राहक के बीच मौजूद बिचौलिए किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, लेकिन अब किसानों को उसकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये दुष्प्रचार कर रही हैं कि सरकार किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं देगी। ये सरासर झूठ है। किसान देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। मैं आज देश के किसानों को संदेश देना चाहता हूं, आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री भले ही इस बिल को किसान हितैषी बता रहे हैं, लेकिन विरोध की चिंगारी सरकार के अंदर भी सुलग रही है। किसान बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल से केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा
कि मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के खिलाफ पद से इस्तीफा दे दिया है। उधर विपक्ष ने कौर के इस्तीफे को नाटक बताते हुए कहा कि किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। 5 पूंजीपति इस देश के 62 करोड़ किसानों के मालिक बन जाएंगे। 62 करोड़ ज्यादा हैं या 5 लोग ज्यादा हैं? मोदी जी किसानों की कसम खाते हैं, परंतु फायदा पूंजीपति मित्रों को पहुंचाते हैं। ये उनकी पुरानी नीति है और आज वो खेती को गुलाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये क्या है? आपका जो 3 ऑर्डिनेंसेस है, ये 3 ऑर्डिनेंसेस टॉक्सिक ट्रायंगल है। इट इज नथिंग बट अ टॉक्सिक ट्रायंगल। इसीलिए कांग्रेस की सरकार ये कहा था कि एक मॉडल, एक एक्ट बनाने का कोशिश किया जाए, जरूरी है, जिसमें हर सूबों की इसमें साथ लेना चाहिए इन कंसल्टेशन विद ऑल द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। बिल का विरोध सिर्फ संसद में नहीं, सड़क पर भी हो रहा है। विधेयक का विरोध कर रहे किसानों को आशंका है कि इस कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का रास्ता साफ हो जाएगा और किसानों को बड़े पूंजीपतियों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। सरकार ने किसानों की इन आशंकाओं पर सफाई दी है और कहा है कि इस बिल से सिर्फ उनका ही भला होगा। देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए न तो कभी गांव गरीब किसान का आयत हुआ है और न ही आने वाले कल में होगा। ये दोनों विधेयक किसान के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले विधेयक हैं। दरअसल लोकसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा बिल, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान संरक्षण बिल और आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पास होने के बाद सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। सरकार इन तीनों बिलों के फायदे को गिनाकर इसे किसानों के हित में बता रही है, लेकिन विपक्ष सरकार के तर्कों से सहमत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। शिरोमणि अकाली दल किसान बिल के विरोध में क्यों है और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा देकर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इस मसले पर सहारा समय संवाददाता कोमल शर्मा ने हरसिमरत कौर बादल और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से भी खास बातचीत की। देखते हैं। खामी यही थी कि ये किसानों के जो फायदे में है, तो आज किसान इसके विरोध में सड़कों पे क्यों बैठे हैं? लगातार पिछले कई दिनों से, जब से ये ऑर्डिनेंस आई है, मेरा राज्य हो वो तो 2.5 महीने पहले ही इसके विरोध में उतर आए। आज राजस्थान हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, कई देश के कई कोनों में, और कल आपने पार्लियामेंट में सुना कई पार्टियों ने भी ये उठाया कि ये किसान इससे खुश नहीं हैं। मैं उस राज्य से आती हूँ जहाँ के किसानों ने मुझे सांसद तक पहुँचाया है। हालांकि मैंने जब से ये ऑर्डिनेंस आने से पहले भी मैंने बार बार ये बोला कि इसके विरोध में किसान में आशंकाएं बहुत हैं, उनको भरोसे लिए बिना ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए। इसके बावजूद जब ऑर्डिनेंस टेबल हुआ कैबिनेट में, वहाँ पे फिर मैंने इस बात को दोहराया, और इसके टेबल होने के बाद लगातार जब हमारे घरों का भी घेराव हुआ, कई किसान संगठनों से जब बात हुई, हमारे अपने वर्कर जो किसान हैं सबको भरोसे में लेने की कोशिश करी, केंद्रीय मंत्री जी की भी उनसे मुलाकातें कराई। ये सब करने के बावजूद जब मेरी ज़बान पे या मंत्री जी की ज़बान पे किसी का किसान का भरोसा नहीं, क्योंकि कानून में, ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हम बोल रहे थे जिसमें उसमें लिखत में कुछ चीज़ नहीं थी। सो मेरा यही कहना था कि कोई भी कानून किसान के ऊपर ना थोपा जाए। हम चाहते हैं कि ये एक्ट अभी ऑर्डिनेंस मत ले आए, किसानों से बात करें, उनकी जथेबंदी से बात करें, जो उनकी शंकाएं हैं उनको दूर करें। तब उन्होंने कहा था कि 2 महीने हमारे पास हैं एक्ट लाने से पहले, हम मिल लेंगे। और पिछले 2 महीने हमने जो हमारा फ़र्ज़ था कि एज इंडिया अलाइज, एज पार्टनर इन द गवर्नमेंट, हम जो ऑर्डिनेंस था, ये सारी चीज़ें ऑर्डिनेंस की हम पंजाब के किसानों के पास लेके गए। हम किसान की जितनी ऑर्गेनाइजेशन उनसे भी मिले, सारों की मीटिंग की, जो उनकी शंकाएं थे हम लिखित हम सेंटर के पास लेके गए। कई शंकाओं के जवाब हमने सेंटर से लेकर वापस उनके पास लेके गए। हमारा मकसद यही था कि जो ये बिल बन रहा है किसान के लिए, यहाँ ऐसी कोई चीज़ ना हो जो किसान पसंद ना करें।
हमने 2 महीने बड़ी कोशिश की, आगे पीछे हम जाते रहे, क्योंकि हमारा फर्ज था कि ये, क्योंकि हम पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पर हमने ये बात जरूर कही थी उनको कि अगर आप बिल फाइनल लेके आएंगे, उसमें जो किसानों की बातें हैं वो जरूर रखी जाएं। अगर आप नहीं रखोगे तो हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते। पर वही हुआ, वो बिल लेके आए, उसमें कोई फ़र्क नहीं थी और हमने उसका विरोध किया और हमने सरकार से विड्रॉ किया। तो बात जब किसानों के हित की होती है तो आवाज़ सब तक पहुंचती है, और जब किसान घर से निकलकर जनप्रतिनिधियों तक पहुंचने लगते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर उनकी बात को सुन के निर्णय लेना ही पड़ता है। कमोबेश हरसिमरत कौर बादल के सामने भी इसी तरह की स्थितियां बन गई, जैसा वो बता भी रही थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री सुदेश वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, शिरोमणि अकाली दल के विधायक पवन कुमार टीनू और अर्थशास्त्री प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। सबसे पहले मैं सुदेश जी से ही सवाल ले रहा हूँ। सुदेश जी, एनडीए एक बहुत ही मजबूत बॉन्डिंग के तौर पर उभर के आया था, लेकिन इस विधेयक को लेकर जिस तरह से हरसिमरत कौर बादल ने सरकार से इस्तीफा दिया है, अपने पद से इस्तीफा दिया है, और उनका ये भी कहना है कि हमने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन किसानों की बात को लेकर के मेरी नहीं सुनी गई। आखिर घर में ही इस तरह से जो कन्विंस करना चाहिए था या जो विश्वास में लेना चाहिए था, शिरोमणि अकाली दल एनडीए का बहुत ही पुराना साथी रहा है, ऐसे में सवाल उठना, आंदोलन होना लाजमी भी है और विपक्ष इसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है। आखिर में आपका क्या कहना है कि इस पूरे विधेयक को लेकर के विपक्ष काफ़ी हमलावर है, तो सरकार की ओर से चूक कहाँ हो रही है? देखिए उपेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हरसिमरत जी ने जो भी कहा उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सरकार ने कुछ ऐसा किया जो किसान के विरोध जी। उन्होंने अपनी असमर्थता दायर की कि वो किसान को नहीं कर पाए, और अपने राजनीतिक कारण हो सकते हैं जिसके कारण उन्होंने सरकार को छोड़ा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखिए तो विपक्ष के बहुत से दल हैं, टीआरएस है, टीडीपी है, बीजेडी है, शिवसेना है, उन्होंने सरकार का साथ दिया। मुद्दा ये नहीं है कि कौन पार्टी हमारे साथ है, कौन पार्टी हमारे साथ नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या जो 3 बिल जिसको एक्ट में बदला जा रहा है, जो ऑर्डिनेंस के रूप में पहले आए थे, वो किसान के हितैषी हैं कि नहीं। हमारा मानना है कि किसान को बहुत इंपावर करेगा, किसान लिबरेट होगा। आज वो अपनी फसल को एक स्टेट के अंदर ही बेच सकता है, एपीएमसी से अटैच्ड है। इसके बाद वो किसी भी स्टेट में जहां उसको अच्छा मूल्य मिल रहा है फसल का, वहां वो जाके बेच सकता है। तो ये एक इनेबलिंग लेजिस्लेशन है। सुदेश जी, एक छोटा सवाल, देखिए एक छोटा सवाल है कि फिर भी एक स्कोप था, बातचीत का एक रास्ता था। पहले शिवसेना गई, आपका पुराना साथी शिवसेना था, अब हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल से, बीजेपी का एक बहुत ही अलग तरह की बॉन्डिंग है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी देश में इकलौते नेता हैं प्रकाश सिंह बादल जी जिनके पैर छूते हैं और पब्लिकली उन्होंने वो सम्मान उनको दिया। एक बातचीत का बहुत अच्छा रास्ता, सिलसिला बन सकता था, उनको समझाया जा सकता था, लेकिन ऐसे में ये नौबत आ गई कि उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, एनडीए का साथ छोड़ना पड़ा। ये आपको नहीं लगता कि एक बहुत साधारण सी बात नहीं है, असाधारण बात है? और ऐसे में जब सदन चल रहा हो और विपक्ष आपके ऊपर हमलावर हो। जहाँ तक रिश्तों की बात है, रिश्तों में वो गर्माहट रहेगी, क्योंकि राजनीति अलग है, रिश्ते अलग हैं, और देश के लिए क्या अच्छा है वो अलग बात है। जब देश के बारे में प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, किसानों को मजबूत करने की बात सोच रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि परिवार की कुछ लोगों का एक डिफरेंट नजरिया हो और उन्हें अधिकार है कि वो अपने नजरिए को रख सकते हैं। लेकिन बात हम करें जिस तरह से एजुटेशन को फैलाया है कांग्रेस ने, विपक्ष ने, तो कांग्रेस अपने ही जाल में फंसेगा। क्योंकि देखिए किसान को बात समझ में आ जाएगी। अड़तिया की बात हो रही है, पंजाब और हरियाणा में ही क्यों है, इस पर भी अगर आप एनालाइज करेंगे, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आप देखिएगा वहाँ अड़तिया लोगों का बहुत जबरदस्त आतंक है मार्केट में, और ये अड़तिया लोग जो है फाइनेंस भी करते हैं किसानों को। तो आज जो आवाज आ रही है ये वास्तव में उन किसानों की नहीं है जो आपको लग रहा है। जब इन्हें पता लगेगा इनके फायदे की ही बात है, और कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है,
और एमएसपी की जहां तक बात है, जो कंट्रोवर्सी बनाया गया, एक मुद्दा बनाया जा रहा है, एमएसपी पर सरकार ने बोला है कि एमएसपी रेजिम रहेगा। सुदेश जी, आज सुदेश जी, इस पर आज बहुत कुछ बोला गया, कुछ तथ्य मेरे सामने हैं जो आरोप सरकार पर विपक्ष ने लगाए हैं। मैं आपसे एक बार रिकैप कर देता हूं। विपक्ष का तर्क है कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, वन नेशन वन एमएसपी की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बचेगा, निजी कंपनियां किसानों का शोषण करेंगी आगे आने वाले दिनों में, किसान एक तरीके से मजदूर बन के रह जाएगा, कारोबारी जो है मजबूत स्थिति में होंगे और जमाखोरी करेंगे, कीमतों में अस्थिरता आएगी, महंगाई बढ़ेगी, खाद्य सुरक्षा जो है वो खत्म हो जाएगी और आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो मजबूत लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो ताकत में रहेंगे और जो है गवर्न करने की शक्ति उनके हाथ में रहेगी। ये सारी चीज़ें जो है विपक्ष कह रहा है। मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आप किसानों से क्या बात करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। बिल्कुल साफ है कि इससे किसान जो हैं वो मजबूत बनेंगे, उनको अच्छा प्राइस मिल सकेगा उनके फसल का। एमएसपी रेजिम एग्जिस्ट करती है, सरकार बाध्य रहेगी कि जो मिनिमम प्राइस अनाउंस होगा फसल के पहले, उस दाम में वो सरकार को बेच सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें अच्छा दाम मार्केट से मिलता है तो उन्हें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, उन्हें लिबरेट किया जा रहा है और एक ऐसा लेजिस्लेशन बनाया जा रहा है जिससे वो एक्सप्लॉइट नहीं हो सके। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए किसान ने किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम आपको इतने प्राइस पे बेचेंगे, नेचुरली वो एमएसपी से ऊपर होगा तभी एग्रीमेंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और कल को अगर अच्छा प्राइस मिलता है तो उसका भी एक परसेंटेज किसान को मिलेगा। तो किसान अपने प्रोड्यूस के लिए अगर चाहे तो वो कर सकता है, इसमें कहीं से भी किसान के खिलाफ तो कुछ है ही नहीं। तो विपक्ष जो है बनाने का कोशिश कर रहा है, मैं आपको और बताऊंगा कैसे विपक्ष जो है वो दोहरी नीति अपनाने का प्रयास कर रहा है। उन्हें लगता है शायद किसान उनके पीछे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो किसान समझदार है। अभी जो आप देख रहे हैं अड़तिया का आतंक है, बिचौलियों का आतंक है, इससे बहुत बड़ी लड़ाई गई है। सुदेश जी, अब हम लोग बात विपक्ष कर रहे थे तो अखिलेश जी बहुत ही मुखर वक्ता हैं, अखिलेश जी के पास चलते हैं। अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री ने बहुत ही आक्रामक तरीके से बहुत दिनों बाद बात किया है और उन्होंने कहा है कि ये सारे बिचौलिए हैं जो किसानों के हक को अनदेखी करके अपने हक की बात कर रहे हैं। इस लेवल की भाषा का प्रयोग करेंगे, वाजिब है करेंगे, क्योंकि उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है और हम इकलौते प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं कि जिनकी दुनिया में 0% साख है, कि जो सिर्फ असत्य बोलने के लिए जाने जाते। और ये आज की जो बीजेपी है उपेंद्र जी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। इसको सिर्फ पैसे और पावर से मतलब है। ये कुछ बड़े घराने, छोटों से तो इनको बड़ी नफरत है, मझोले छोटे उद्योगपतियों चाहे किसान। मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करता। अभी सुदेश जी को मैं सुन रहा था, हंसी आ रही, सत्ता पक्ष के भी प्रवक्ता है, हंसी आ रही थी। ये इनका जो कल लोकसभा में पारित हुआ है, इसमें ये वो बता दें कि कहां पे, किस पेज पे, किस कॉलम पे, किस नंबर पे ये लिखा है कि केंद्र सरकार एमएसपी व्यवस्था लागू रखेगी या रहेगी या मिनिमम एमएसपी जारी होगी हर साल। कई 20 पॉइंट है मेरे पास, सिर्फ 2-3 इनसे पूछ रहा हूं, आप पूछ लीजिएगा। ये एक ये बता दें, दूसरा ये बता दें कहां इसमें लिखा है कि सरकारी खरीद जारी रहेगी। जैसे एफसीआई खरीदती है, प्रदेश की सरकार खरीदती है फूड, तो जब तीसरा खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्न फिर कहां से खरीदेगी, ये 3 चीजें पहले बता देंगे। किस पन्ने पे है, किस पन्ने पे मैं खोल के अभी पढ़ दे रहा हूं, ये बता दें। ये 3 बातें बता दें, वरना चले जाएं, रास्ता पकड़ लें। ये नहीं है इस बिल में। और यही, और इसके अलावा देखिए, चौथी भी चीज बता दे रहा हूं। एक एक्ट है जिसमें जमाखोरी, कालाबाजारी, अनाजों की, इन सबों पे कानून कड़ाई होती है। अब ये एक्ट खत्म, कोई कुछ भी कर सकता है, कहेगा भाई कुछ खरीदने, होर्डिंग करने का, रखने का, बेचने का, तो मार्केट वो कंट्रोल करेंगे और सरकार के हाथ बंधे होंगे। अभी तो ये है कि कहीं अगर महंगाई
चोरी कर रहा है तो सरकार करके आप छापे मार के निकाल के लाएंगे। लोग डरते हैं, ये मार्केट में सामान आ जाता है, दाम सस्ता हो जाता है, वो सब चीजें इसमें है ही नहीं है। ये सिर्फ चंद लोगों के लिए है। अभी तो लैंड का जो है, अभी मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूं कि उसमें क्या क्या समस्या, हम खुद किसान हैं, उसमें जो ये एग्रीमेंट करके किसानों की जमीन लेंगे उसमें कितनी समस्या हो, अभी बाद में बात करेंगे। ये जो मैंने चार चीजें पूछी है, 3-4 चीजें, इसका जवाब कोई है इसमें? कहीं नहीं है। और ये कहते हैं कि ये भले की चीज है। अरे भाई, आज गन्ना के एग्रीमेंट के तहत चीनी मिलें गन्ना खरीदती हैं, एमएसपी से ज्यादा एग्रीमेंट करके खरीदती हैं। परसों एक पार्लियामेंट में बताया गया है कि 16,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का उत्तर प्रदेश में 10 महीने पूरे देश में बकाया है। और सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए 10,000 करोड़ रुपए मात्र यूपी का बकाया है। परसों पार्लियामेंट में बताया गया। ना किसान को कोई भुगतान का कोई गारंटी है, ना कोई किसान की मजबूती है कि वो ले सकता हो। ये जब किसान बेच देगा, इससे जब खरीदेंगे, तो कब वो किसान अपना पैसा पाएगा? इसमें कुछ व्यवस्था है? सिर्फ और सिर्फ सारा खेती अपने चंद्र मित्रों के हवाले। अखिलेश जी, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता पवन कुमार टीनू जी भी हैं, विधायक भी हैं। पवन जी, शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो गया, आपकी नेता को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आखिर क्या आपकी बड़ी चिंता है जो आपको परेशान कर रही है, और शिरोमणि अकाली दल को अपने सबसे मजबूत पार्टनर का हाथ छोड़ना पड़ा, या यूं कहें कि मजबूर होना पड़ा? और एक तरह से ये भी सवाल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत पहले से ही इस एजेंडे को लेकर काम कर रहे थे। करीब 1.5 माह पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, जिस पर उन्होंने बहुत मुखरता से किसानों के मुद्दे को लेकर बोला था, और आज उस मुद्दे को आपको भी लेकर के आगे आना पड़ा और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और एनडीए से अलग होना पड़ा। आपकी बड़ी चिंताएं क्या हैं इस विधेयक को लेकर और किसानों की समस्याओं को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जी कि दल एनडीए का सबसे पुराना साथी रहा है जी, और तब से साथी है जब इनको बीजेपी को सब लोग छोड़ गए थे। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने 2013-14 में इनको साथ दिया। दूसरी बात है, पंजाब आज भी 40% से ज्यादा अनाज पूरे देश के पूल में देता है। और जब बड़ी देश में मुश्किल थी, जब अकाल पड़ते थे, तब पंजाब 85% अनाज पूरे देश को देता था। दूसरी बात यह है कि अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कांग्रेस के, बीजेपी के, कि किसान कहीं भी अपना जो प्रोड्यूसर बेच सकेगा, प्रदेश से बाहर भी जा सकेगा। हमारे पंजाब में, मुझे लगता है हरियाणा में भी ऐसे ही होगा। 86% किसान ऐसा है जिसकी जमीन कम है, 5 एकड़ से कम या 5 एकड़ है। वो कहाँ अपनी प्रोड्यूस दिल्ली में लेके जाएगा, मुंबई में लेके जाएगा? उससे तो अपना गन्ना एक जिले से दूसरा जिले में लेके जाना मुश्किल होता है। सो ये मुझे लगता है, ये जो बिल आया है, जो एक्ट बनाया गया है, ये बाबू लोगों के सहारे एक्ट बना दिया गया है। किसी किसान से नहीं पूछा गया, किसी एक्सपर्ट से नहीं पूछा गया, जानकार लोगों से नहीं पूछा गया। ये बहुत जल्दी में, पता नहीं, समझ नहीं आई एनडीए गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। शिरोमणि अकाली दल एग्रीकल्चर किसानों की पार्टी है, हमारी एक्सपर्टीज है इसमें, और हमने बहुत काम किया। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने, ये ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है। और सरदार प्रकाश सिंह बादल, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, इनका एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी संघर्ष है इनका। और पंजाब को नहीं पूछा गया, अपने पार्टनर को नहीं, सबसे पुराने पार्टनर को नहीं पूछा गया। हम बार बार जाके कहते रहे कि किसान की बात सुन लीजिए, उनके जो शक हैं उनको दूर कर लीजिए, ऐसे कॉरपोरेट घरानों के हाथ में मत दीजिए किसान की बांह, उसका हाथ, इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ये विरोध फैला है। बात कहने के लिए बहुत अच्छा है, बिचौलिए ये वो, लेकिन कौन है? पंजाब में छोटे छोटे कमीशन एजेंट हैं,
आड़तिए हैं जो अपना गुजारा करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, उनको आप बड़े कॉरपोरेट को दे रहे हो। लेकिन वो छोटे छोटे जो घर अपना चलाते हैं, कमीशन एजेंटी का काम करते हैं, उनको बाहर निकाल दोगे, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, उनकी बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा और सरकारी सिस्टम सारा तहस नहस हो जाएगा। हमारा पंजाब का मंडी सिस्टम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एशिया में सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है मंडी का हमारा, वो सारा खत्म हो जाएगा, डैमेज, कोई उसमें जाएगा ही नहीं। और प्राइवेट खिलाड़ी आ जाएंगे बड़े बड़े आके, वो एमएसपी का क्या मायना रह जाएगा जब प्राइवेट मंडी के ऊपर एमएसपी लागू नहीं होगी, जब एपीएमसी आप खत्म कर देंगे। हमारी जो नुमाइंदगी है मंडी में, जो हमारे किसान जो लोग हैं वो खुद देख रेख करते हैं, उन सब का घर चलता है, वो सब खत्म हो जाएंगे तो किसान के पास क्या रहेगा? किसान मजदूर भी बन जाएगा। और ये मुझे लगता है एनडीए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, आज नहीं। पवन जी चर्चा आपसे जारी रहेगी और हम सुदेश वर्मा जी के पास भी लौटेंगे तमाम सवालों को लेकर, लेकिन हमारे साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। अखिल जी, आपकी नज़र में ये जो विधेयक है कितना किसान के हक में है और कितना किसानों की ज़िंदगी बदलने वाला है, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं विधेयक में जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी राय, उनके सुझावों को नहीं लिया गया और विधेयक जल्दबाजी में तैयार कर दिया गया, किसानों के हित की देखरेख करने वाला ये विधेयक नहीं है। आपकी नज़र में क्या नुकसान, क्या फ़ायदा किसानों को लेकर? देखिए उपेंद्र जी, मैं प्रयागराज के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स स्कूल में पढ़ा हूँ जी, और मैं वहाँ पे स्काउट था, और स्काउट्स को ये कहा जाता था कि प्रतिदिन एक अच्छा काम करो और अगले दिन ये लिख के अपने जो अध्यापिका हैं उनको दो कि तुमने क्या अच्छा काम किया। तो मेरा एक मित्र था, अगले दिन आके उसने कहा कि उसने एक बुढ़िया को सड़क पार कराई। तो शिक्षिका ने कहा कि वो बुढ़िया तो बड़ी खुश हुई होगी कि तुमने उसे सड़क पार कराई। उसने कहा नहीं, उसने तो बहुत गालियाँ दी। उसने कहा क्योंकि उसे सड़क पार करनी ही नहीं थी। देखिए प्रश्न ये है कि ऐसी विचित्र स्थिति है एक भारत जैसे लोकतंत्र में, जो हमारा अन्नदाता है, जो 60% लोगों ने आज हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को बचाए रखा है, जहां पे हमारी जीडीपी 23% नीचे गिर गई है और 3.2 की जीडीपी हमारी केवल कृषि क्षेत्र में बढ़ी है। हमारे अन्नदाता इतना जागरूक और इतना जानकार है, उस अन्नदाता से बिना पूछे अगर आप कहते हैं कि आपने एक ऐसी नीति बना दी जो उसके हित में है, अरे वो जो ज्ञानी जो अन्नदाता है जिसने देश को अन्न खिलाया है और आज देश में अन्न का इतना भंडार है, उससे बिना पूछे आपने नीति कैसे बना दी? पहली बात। दूसरी बात यह है, पोर्टर्स मॉडल है मैनेजमेंट में जिसमें 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट पोर्टर्स मॉडल हम उसमें कहते हैं। चौथा और पांचवा पॉइंट जो उसमें है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर। ये जो बड़े बड़े पूंजीपति जब आ जाएंगे, और जैसे अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि जिस प्रकार से जो छोटा किसान है जिसकी 5 एकड़ से कम की जोत है, जब ये बड़े पूंजीपतियों से उसकी बार्गेनिंग पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो उस बिना बार्गेनिंग पावर के ये उन पूंजीपतियों से कैसे लड़ पाएगा? जैसे गुजरात के अंदर जो पेप्सी थी उसने वहां के किसानों से कुछ एग्रीमेंट किया, और जब एग्रीमेंट की शर्तों में कुछ मतभेद हुआ, जब कोर्ट में वो केसेस गए, तो ये छोटे किसान वहां पेप्सी से लड़ नहीं पाए। देखिए प्रश्न ये है कि लोकतंत्र में जो असली मूल ऐसा पक्ष है जिसके लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, उससे अगर आप वार्तालाप नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये इतना अज्ञानी किसान नहीं है कि इसे कांग्रेस जो है मति भ्रम इसमें पैदा कर दे, या बीजेपी मति भ्रम कर दे, एनडीए कर दे, या यूपीए कर दे। मैंने बहुत सारे प्रवक्ताओं के किसानों से मेरी बात हुई और उनको मैं सुनता रहता हूं, इतने ज्ञानी लोग हैं, उनको किसानी के बारे में पूरा पता है, उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो असली प्रश्न ये है कि अगर आपने उनसे पहले बात कर ली होती, उनसे पूरी ये चर्चा हो गई होती, उनके जो पक्ष हैं जो उन्होंने बात कहनी थी उनको आत्मसात कर लिया होता और नीति बनाने के समय उनको उसमें शामिल कर लिया होता, तो इस प्रकार की समस्या पैदा ना होती। तो वास्तविकता में ये जो मतिभ्रम है, देखिए किसान अगर उद्वेलित होता है तो भारत उद्वेलित होता है, क्योंकि अगले 1-1.5 साल के अंदर जो देश का विकास होगा और देश की जो नीति निर्धारण होगा और देश की जो उन्नति होगी, जो प्रगति होगी, वो केवल किसान के माध्यम से होगी। अगर जैसे पूर्व वक्ता ने कहा, अगर उसे एमएसपी मिल जाए,
अगर ये एक रिटन स्टेटमेंट आ जाए और इस बिल के अंदर उसको आत्मसात कर लिया जाए, इस ऑर्डिनेंस के अंदर उसको आत्मसात कर लिया जाए कि एमएसपी किसानों को मिलेगी। अगर देश की 60% जनता को एमएसपी मिल जाए, अगर उसके उपज के जो उसके मूल्य हैं, जो उसकी लागत है, उससे 50% ज्यादा या 40% ज्यादा मिल जाए, तो देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये मतिभ्रम जो पैदा किया जा रहा है, जो मतिभ्रम पैदा हो गया है देश में, जब वो हमारा नीति निर्धारक, जो हमारा अन्नदाता है, उसको अगर किसी प्रकार का परेशानी होती है तो देश को परेशानी होती है। तो मेरा निवेदन यह है कि गलती यह है कि भारत जैसे लोकतंत्र में अगर आप कोई नीति बनाते हैं और ये कहते हैं कि उसके लिए अच्छी है, ये बुढ़िया के लिए अच्छी है कि उसको सड़क पार करनी चाहिए, लेकिन उसको सड़क पार करनी नहीं है, तो जब जो असली टारगेट ग्रुप आपका है, उस टारगेट ग्रुप से अगर आप बिना पूछे इस प्रकार की नीति बनाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए और भारतीय जो पूरी व्यवस्था है कि उसके लिए बहुत ज्यादा घातक होगा। ये मेरा निजी विचार है। बिल्कुल, हमारे साथ किसान शक्ति संघ के नेता कुंवर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, लेकिन उनसे चर्चा जारी करने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और तुरंत वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सड़क पर किसान और संसद में नेता किसानों से जुड़े 3 विधेयकों को लेकर हंगामा कर रहे हैं। आखिर इसे लेकर किसानों में इतना कन्फ्यूजन क्यों है? सरकार की ओर से बार बार स्पष्ट किए जाने के बावजूद आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि नया कानून उनके हितों के खिलाफ है? देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। मोदी सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में जिन 3 अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पास कराना चाहती है, इनमें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता बिल 2020 शामिल है। लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ये अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन अब कानून की शक्ल देने के लिए संसद में बिल पेश किया गया है। ये बिल लोकसभा में पारित भी हो चुके हैं। पंजाब, हरियाणा के अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी किसान इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस बिल पर हंगामा क्यों बरपा है? दरअसल इन तीनों बिल को लेकर किसानों में ये भ्रम है कि सरकार बिल की आड़ में उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य वापस लेना चाहती है। दूसरी तरफ कमीशन एजेंटों को भी डर सता रहा है कि नए कानून से उनके कमीशन से होने वाली आय बंद हो जाएगी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की एक स्टडी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 12 लाख से ज्यादा किसान परिवार हैं और 28,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट हैं। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI हर साल MSP प्राइस पर पंजाब और हरियाणा में उपजे अधिकतम चावल और गेहूं की खरीदारी करता है। बात करें 2019 और 20 की, तो इस रबी खरीद सीजन में पंजाब में 129.1 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी, जबकि कुल केंद्रीय खरीद 341.3 लाख मीट्रिक टन हुई थी। साफ है कि कृषि से पंजाब की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर जुड़ी है। सरकार की ओर से लाए गए विधेयक से किसानों को डर सता रहा है कि अब FCI जैसी केंद्रीय खरीद एजेंसी उनका उपज नहीं खरीद सकेंगी और उन्हें उपज बेचने में परेशानी होगी। साथ ही उन्हें MSP से भी हाथ धोना पड़ेगा। मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडी शुल्क और अन्य टैक्स लगते हैं। देश भर की मंडियों में इस वक्त किसानों से 8.5% तक मंडी शुल्क वसूला जाता है। पंजाब में ये टैक्स करीब 4.5% है। किसान बिल के कानून बनने के बाद किसान मंडी से बाहर अपनी उपज बेच सकेंगे। इसलिए आढ़तियों और मंडी के कारोबारियों को डर है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो कोई मंडी आना नहीं चाहेगा। राजनीतिक दलों के विरोध की एक वजह ये भी है कि इससे राज्यों के राजस्व पर असर पड़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा संघ। तो कहीं न कहीं किसानों की समस्याओं को लेकर जो विधेयक में कहा गया है और जो किसान और किसान नेताओं को और जो विपक्ष की पार्टियां हैं
सबको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि सरकार इस बिल के जरिए किसानों के हितों को और ज़्यादा अनदेखी करते हुए कुछ चुने हुए लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी। लेकिन सरकार क्या कह रही है, जैसा कि विपक्ष का क्या कहना है मैंने बताया, सरकार का पक्ष भी रखना ज़रूरी है। सरकार का ये कहना है कि किसान अपनी मर्जी से सीधे कंपनियों व्यापारियों को उपज बेच सकेंगे, फसल के बेहतर दाम मिलेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, उपज की ऑनलाइन बिक्री होगी, किसान मंडियों और बिचौलियों के जाल से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, किसानों को मंडी की तरह कोई टैक्स नहीं देना होगा, उपज की बिक्री के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने होंगे, उपज खरीदने वाले को 3 दिनों के अंदर पेमेंट करना ही होगा, विवाद होने पर इसका फैसला इलाके का एसडीएम ही कर देगा, कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे, फसल के लिए और उसकी बिक्री के लिए सप्लाई चेन तैयार होगी, एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि विधेयक में ऐसी बात कहीं नहीं लिखी है, जैसा अखिलेश जी कह रहे थे। अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अनिवार्य वस्तुएं नहीं रहेंगी, इनका भंडारण होगा। कृषि में विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा और फॉरेन के प्लेयर भी आएंगे। अब मैं सीधे चल रहा हूं किसान शक्ति संघ के नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी के पास। विपक्ष के ये तर्क किसानों के हित साधने को लेकर के है, किसानों की भलाई को लेकर के दिए गए हैं। अब आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर सरकार की मंशा में और आप लोगों के चाहने में अंतर्विरोध कहाँ है और वो अंतर्विरोध कितना बड़ा है? देखिए, हमारे देश में, मैं इस सारे चीज़ को संदर्भ में रख देता हूँ जी। हमारे देश में लगभग 30 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है जी, और 30 लाख करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर जीडीपी है। इस 30 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर जीडीपी में जो सरकारी खरीद है वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की है वैल्यू वाइज, और खाद्यान्न की लगभग 1/3, लगभग 9-10 करोड़ के आसपास टन। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की आवश्यकता तो थी, लेकिन इस व्यवस्था को समाप्त करके एक नई व्यवस्था लाने की आवश्यकता नहीं है। इस व्यवस्था को मजबूत रख के यदि एक नई व्यवस्था लाई जाती है जिसमें 3-4 काम हो, नंबर 1 ये व्यवस्था चलती रहे, दूसरा एमएसपी की व्यवस्था जैसा चल रही है वो चलती रहे, नंबर 3 जो खरीदारी होती है जितने टन की गेहूं की, चावल की और अन्य फसलों की वो चलती रहे सरकारी स्तर पर। उसके बाद एक पैरेलल व्यवस्था ये बनाई जाए कि यदि आपको ज़्यादा रेट मिल रहे हैं वहाँ, तो आप वहाँ बेच सकते हैं, प्राइवेट व्यक्ति सीधा खेत से जाके खरीद ले, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस चीज़ में है कि बाहर वाला जो है वो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बाध्यकारी रूप से लिखित में ये प्रावधान होना चाहिए था इन बिलों में कि भैया इससे नीचे खरीदोगे तो जेल जाओगे या आपके ऊपर जो है आर्थिक पेनल्टी लगेगी। इस चीज़ को एश्योर करने में कहीं ना कहीं सरकार फेल हुई है, क्योंकि ये एश्योरेंस कहीं भी बिलों में नहीं है। अब इन्होंने बयान दिए कि साहब नई मंडी व्यवस्था चलती रहेगी या एमएसपी व्यवस्था चलती रहेगी। चलिए ठीक है, आपकी उस बात को मान भी लिया जाए तो आपको एमएसपी बाध्यकारी होगी, लीगल रूप से उसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कोई व्यापारी खरीदे, चाहे कोई एक्सपोर्टर खरीदे, चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी खरीदे। तो इसको डालने में क्या आपत्ति है, मेन मुद्दा ये है। और दोनों व्यवस्थाएं हर हालत में पैरेलल चलेंगी। पुष्पेंद्र जी, किसान को लगे यहाँ मुझे अच्छा दाम मिल रहा है। पुष्पेंद्र जी, एक सवाल ये है, बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश जी भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता अखिलेश जी बैठे हुए हैं, पवन कुमार टिनू जी हैं और शास्त्री अखिल स्वामी जी हैं। क्या विधेयक में एमएसपी को पूरी तरह से खत्म कर देने की बात की गई है? जी, मेरे से पूछ रहे हैं जी। एमएसपी व्यवस्था में इन्होंने ये कहा है कि एमएसपी व्यवस्था पूर्ववत चलती रहेगी जैसे पहले चल रही है जी, ये इन्होंने कहा है। ठीक है जी, अभी जो स्टेटमेंट आए हैं, लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कह रहे हैं कि हमने एक पैरेलल सिस्टम बना दिया है। इस पैरेलल सिस्टम में हमने ये कहा है कि एमएसपी का आप प्रावधान लिखित में डालिए, आप कहिए कि एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीद पाएगा,
कोई खरीदे, एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा, तो इसमें किसान सरकार की जेब से तो कुछ नहीं जा रहा। बिल्कुल। तो इसको ना डालने से ये संशय बढ़ता चला जा रहा है। आनन फानन में तीनों विधेयक लाना कोविड काल में, उसके बाद इसको जो है तत्काल पास कराने की कोशिश करना, और विरोध के बाद विपक्ष ने जैसा कहा भाई इसको आप स्टैंडिंग कमेटी में डालते, वहां इस पर एक एक प्रावधान पर डिस्कशन होते। जब एक व्यवस्था 70 साल से चल रही थी, तो आज तुरंत आनन फानन में इसको करने की आपाधापी ना करते हुए यदि सरकार इन चीज़ों को और जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, किसान संगठन हैं, उनसे विचार विमर्श कर लेती, तो कहीं ना कहीं ये विरोध इतना नहीं होता। सुधार की गुंजाइश एग्रीकल्चर क्षेत्र में थी, इसमें कोई असहमति नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। उसको मजबूत रख के एक नई व्यवस्था पैरेलल चलेगी। किसान को लगेगा यहाँ मेरे अच्छे दाम है, यहाँ बेच देगा, दूसरी जगह लगेगा वहां बेच देगा, लेकिन एमएसपी से नीचे कभी जो है कोई एक और सवाल है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी थे, उनका आरोप था कि जो स्टेक होल्डर्स थे, जो किसान नेता थे, किसान थे, या जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे, जो किसानों के दुख दर्द को अच्छे से समझते हैं, उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं किया गया। ये भी एक बड़ा इशू है। क्या आपको लगता है, आपको इस बिल के दौरान, आप भी किसान नेता हैं, आपके जैसे और भी देश में किसान नेता हैं, क्या आप लोगों को शामिल किया गया था, कभी बातचीत हुई थी? क्या आप लोगों को एजेंडा सर्कुलेट किया गया था? जैसे स्टेक होल्डर्स की राय ली जाती है, उनके कमेंट्स लिए जाते हैं जब कोई विधेयक आता है पार्लियामेंट में, इस तरह का कोई प्रयास हुआ था? देखिए, हमारे पास कोई नहीं आया, लेकिन क्योंकि प्रमुख अखबारों में मैं खुद लिखता हूँ जी, बड़े अखबार जितने भी राष्ट्रीय हिंदी के अखबार हैं उसमें मेरे लेख छपते हैं, तो मैंने खुद इस विषय पे लिखा है जी। वहां से इन्होंने उसको उठाया हो, ना उठाया हो, या इग्नोर किया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने हमें बुलाया नहीं। हमने अपनी चिंताएं व्यक्त कर दी थी लेख के माध्यम से, लेकिन उसके अलावा इन्होंने खुद बुला करके कंसल्टेशन हमसे ही नहीं, जितने भी किसान संगठन हैं तमाम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, किसी को नहीं बुलाया। इन्होंने तत्काल विधेयक लाओ, तत्काल पहले अब सेशन में जो है पहले दिन ही इंट्रोड्यूस करो, तीसरे चौथे दिन पास करो और बात को ख़त्म करो। ये तो विरोध ना होता तो प्रधानमंत्री जी भी आकर के इसका आश्वासन ना देते। चलिए, हम मानते हैं कि ये कह रहे हैं कि इस व्यवस्था को हम रखेंगे, लेकिन दूसरे में एमएसपी का बात तो कर दीजिए, आप उसको लिखित में तो कर दीजिए। अब लोकसभा से पास हो गया है, 2 दिन बाद राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, तो फिर तो ये कानूनी बन जाएगा। फिर इसमें किसान क्या कर लेगा? इसको अभी रोक करके एमएसपी बाध्यकारी होगी, पनिशमेंट का और पेनल्टी का प्रावधान होगा, इसको डाल दीजिए, तब कोई आपत्ति शायद किसानों को ना हो। अखिलेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अखिलेश जी बताएं। शुरू में 4 पॉइंट उठाए जी, पॉइंट करीब 20-24 हैं जी, लेकिन मैंने सिर्फ 4 उठाए। बताएं 4 पॉइंट को एक बार फिर से रिकैप करें। पहला मैंने कहा कि ये जो बिल है इसमें कहाँ लिखा है कि एमएसपी जारी रहेगी, ठीक है, या मिनिमम प्राइस कहाँ पे है जो किसानों को मिलेगा, कोई जिक्र नहीं है जी। दूसरा हमने कहा भाजपा के प्रवक्ता दिखा दें कहाँ लिखा है कि जो मिनिमम प्राइस है सरकार फिक्स करेगी, वो जारी रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या आपका? दूसरा मैंने कहा कि ये बता दें ये कहाँ लिखा है कि एफसीआई जो हमारा पीडीएस स्कीम है जिसके लिए वो खरीदारी करती है, हमारा खाद्यान्न सुरक्षा बिल जो है, हमारा जो सिक्योरिटी का एक चेन हमारी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, वो खरीद होगी कि नहीं होगी, वो कहाँ लिखा है कि वो खरीदारी जारी रहेगी एफसीआई या राज्यों के द्वारा जो होती। तीसरा जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कहां से फिर खाद्यान्न लेगा? अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो फिर उसे मार्केट से लेना पड़ेगा। जैसे हम क्रूड ऑयल और ऑयल लेते हैं, फिर वो बनिया जिसके पास होर्डिंग किया रखा है वो कहेगा नहीं भैया मैं 60 रुपए किलो गेहूं दूंगा तुमको, सरकार कहेगी नहीं, तो उसमें डीलिंग होगी, कितने पे आएगी, क्योंकि सरकार के पास तो अपना होर्डिंग है नहीं, या एफसीआई के पास अपने गोदाम में तो अनाज है नहीं। चौथा मैंने कहा इसमें पहले आज के तारीख में कालाबाजारी, होर्डिंग, ये तस्करी अनाजों की ये इलीगल है, और ये आ जाने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। तो जब कोई होर्डिंग करेगा तो या कोई चीज महंगी चीज मार्केट में हो जाएगी, तो आपके पास कोई ऐसा टूल्स नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे उस मानवकृत जो महंगाई है उसको आप नियंत्रित कर सकें।
बिल्कुल। वो जो कंट्रोल करने अखिलेश वाली जी, चीज है। अखिलेश जी, सुदेश जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। सुदेश जी से आपके चारों जो कंसर्न है वो सुन भी रहे हैं। सुदेश जी, आपने अखिलेश जी ने जो 4 बिंदुओं पर बातें की कि एमएसपी का जिक्र नहीं है विधेयक में, मौखिक आश्वासन मिला है, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी भी ऐसा बोल रहे हैं। एफसीआई खाद्यान्न को खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी इसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहाल रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, इसका भी जिक्र नहीं है। और जो जमाखोरी कालाबाजारी पर बहुत ही सख्त कानून है, इस एक्ट के आ जाने के बाद उसके बारे में भी फीचर जो है साइलेंट हैं। तो एमएसपी जो है सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया है। सुदेश जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उपेंद्र जी, मैं कोशिश करता हूं कि सारे प्रश्नों को समाप्त कर दूं, क्योंकि मैं 8:40 तक ही आपके साथ था। मैं कोशिश करूंगा। देखिए, कांग्रेस ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में कहा था कि एपीएमसी एक्ट को स्क्रैप कर देंगे। आप देख लीजिए मैनिफेस्टो, इसी वर्ड को था। दूसरा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने कहा था कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो 1955 का है, ये कंट्रोल रेजिम को दर्शाता है और ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही इन्वोक होना चाहिए। और आपको पता है कि जब एमएसपी की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इनेबलिंग लेजिस्लेशन है जो फार्मर्स को इंपावर कर रहा है, जिसकी पुष्पेंद्र जी बात कर रहे थे। हम एपीएमसी को डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं। एपीएमसी स्ट्रक्चर है, हम एक और स्ट्रक्चर दे रहे हैं किसानों को, जिससे किसान मजबूत होगा और अपने फसल को दूसरे बाजार में भी बेच सकेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रेड हो सके, उसका एक्सपोर्ट हो सके, यही कांग्रेस ने बोला था। तो हम तो उनके एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और बहुत से एक्सपर्ट कमेटी ने ऐसा मत बोलिए कि अचानक से सरकार जगी और सरकार ने सोचा ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत से एक्सपर्ट कमेटीज ने इस पर रिकमेंडेशन दिए हैं। एक पैनल था जिसके 6 चीफ मिनिस्टर्स भी मेंबर थे, उसने भी ये रिकमेंडेशन दिया था जब ऑर्डिनेंस लाया गया था जून में। और अब तो उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। और अकालीस ने भी नहीं बोला कि वो कन्विंस नहीं थे, वो बोले देखिए कंसल्टेशन था, तभी तो अकालीस की जो नेता है हरसिमरत जी आती थी और जाती थी किसानों के पास। किसान नहीं कन्विंस हुए तो हम लोग कन्विंस करेंगे। क्योंकि देखिए, पंजाब और हरियाणा जो है, आपको 28,000 अड़तिया जो हैं, जो बिचौलिए हैं, उसके बारे में आप सोचेंगे या पंजाब के 12 लाख किसानों के बारे में सोचेंगे? मुद्दा ये है, हम किसानों को मजबूत कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी की बात सही है, एमएसपी का इसलिए नहीं बोला जा रहा है क्योंकि एमएसपी पर अमेंडमेंट ही नहीं है। सुदेश जी, एक छोटा सा जो सवाल है, जो अड़तिये हैं वो कोई बहुत रिच और बड़े लोग नहीं हैं, वो भी बेचारे छोटा पैसा लेके अपने बच्चों का पेट पालते हैं और बहुत ही एवरेज जीवन जीते हैं। वो कोई बड़े लोग, कोई धन्ना सेठ या कोई फैक्ट्री चलाने वाले लोग नहीं हैं, छोटे ही लोग हैं, हमारे आप जैसे कॉमन लोग ही हैं जो हमारे आपके बीच रहते हैं। उपेंद्र जी, ये देश को डिसाइड करना पड़ेगा। शर्मा जी, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, किसानों वाले मुद्दे पे 21 पॉइंट है, बता दे किस पॉइंट पे वो लिखा है कि हम ये स्क्रैप करेंगे और ये माफी मांगे। एक और हम सिस्टम दे रहे हैं, सिस्टम को पुराना खत्म नहीं कर रहे हैं। एपीएमसी में रिफॉर्म्स नहीं हुआ केंद्र के। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सुदेश जी का, अखिलेश जी, कि इनका ये कहना है कि जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, एक जो सिस्टम चल रहा था एज इट इज चलता रहेगा, हम कोई चीज डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि अब ये सवाल उठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा और कड़े शब्दों में स्पष्ट करना पड़ेगा, लिखा पढ़ी में स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सवाल एक बार उठ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार का भी ध्यान उन बिंदुओं की तरफ गहराई से गया है। सीधे चलते हैं अखिल स्वामी जी के पास। अखिल जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जब इस बिल को लेकर, इन तीनों विधेयकों को लेकर जब इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई हैं, सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए सुझाव यही है कि इस प्रकार की कभी कोई व्यवस्था अगर कायम करनी है तो जो उसका बेनिफिशियरी है, जिस पे इम्पैक्ट होता है, जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि सरकार कोई भी निर्णय ले तो ये देखे कि उसका इम्पैक्ट जो छोटे से छोटे आदमी पे होता है उस पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। तो वास्तविकता में जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका जो मूल कारण है वो ये है कि इसमें जो नेगोशिएशन पहले होने चाहिए थे, जो कन्विंस करने की बात पहले होनी चाहिए थी, वो जब लोकसभा ने बिल को अप्रूव कर दिया उसके बाद ये डिस्कशन करने की बात हो रही है। देखिए, वास्तविकता में कोई भी चीज डिस्कशन जब होती है, जब चर्चा होती है और किसान इतना जागरूक है,
आज की तारीख में कि अगर उससे चर्चा हो तो वो इस चीज के लिए तैयार है कि राष्ट्रहित में वो इसके लिए कोई भी समझौता करने के लिए और राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उसको ये कन्विंस ही नहीं करेंगे, अगर उससे बात ही नहीं करेंगे और उसको आप एक प्रकार से अपने जो गुडविल है उसमें शामिल नहीं करेंगे तो समस्या वहां पैदा होती है। तो मेरा सुझाव तो ये है, जैसे संविदा पे आजकल बहस हो रही है, ये किसान का मुद्दा है, तो जो बेनिफिशियरी है जिस पे इंपैक्ट होने वाला उससे कम से कम वार्ता तो की जाए, उसके जो संशय हैं उसको दूर किया जाए। बहुत अच्छा, किसान नेताओं से, किसान के हित को देखने वाले संगठनों से वार्ता किया जाए, उनकी राय लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। सीधे चलते हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी के पास। पुष्पेंद्र जी, आपको ये भरोसा है, आपको लगता है कि ये जो सिस्टम है सिर्फ एक रिफॉर्म है, ये पूरी तरह से पुराने सिस्टम को नहीं खत्म करेगा और पूरी तरह से किसानों की बेहतरी के लिए है? आपका क्या सुझाव है? नहीं, देखिए, इसमें मैं आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि रिफॉर्म की गुंजाइश थी। जो मंडी सिस्टम था वो पूरी तरीके से जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, ये बात ठीक है, लेकिन उसको खत्म करने की बात हम नहीं कह रहे। उसको और मजबूत करिए, एमएसपी सिस्टम को और मजबूत करिए, और प्राइवेट जो भी खरीदे किसान से, जो जिसका परव्यू ये 3 बिल है, उसमें एमएसपी की बात जरूर करिए, जरूर डालिए, उसको लिखित में डालिए, पेनल्टी क्लॉज और सजा के प्रावधान के साथ डालिए, तब तो किसान को एक भरोसा होगा। ठीक है, एमएसपी आपका कोर इशू है कि एमएसपी को मजबूत किया जाए और एमएसपी के नीचे कोई भी किसानों से जो है उनकी फसल न खरीद पाए। 30 सेकंड में मैं पवन कुमार टिन्नू जी का भी रिएक्शन और सुझाव दोनों लेना चाहूंगा। पवन जी, आपने बहुत सेंसिबल बात की, हालांकि आपकी पार्टी ने इस पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, आपके क्या सुझाव हैं? देखिए, सभी सूबों का एग्रीकल्चर पे खर्चा अलग अलग है, अपना अपना है जी। और इस बिल में ये कहा गया है कि सिर्फ एक बंदा आधार कार्ड लाएगा और कोई भी चीज खरीद पाएगा, और फिर अगर वो हेराफेरी कर गया, पैसे नहीं देता किसान को, तो एसडीएम तक जाएगा। अब मुझे ये बताइए, एसडीएम जिसकी सरकार होती है उसका उस पे ऊपर असर होता है। बिल्कुल। जहाँ एसडीएम जो बड़ा आदमी है, जो कॉर्पोरेट हाउस है, उसका कहना मानेगा कि छोटे किसान का कहना मानेगा जिसके 4-5 एकड़ है। ये बहुत बड़ा शोषण, एक्सप्लॉयटेशन होने वाली है। किसान को गुलाम बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सारे जो एक्ट हैं, जो कानून हैं, ये बहुत जल्दी में लाए गए हैं। जैसे भाई साहब कह रहे थे, एक तो कोरोना में फंसे हुआ है पूरा दुनिया, हमारा देश, सबसे ज्यादा गिनती कोरोना में भारत में हो रही है। तो हम ये इतनी जल्दी क्यों है? किस कॉर्पोरेट घराने का इतना जो प्रेशर है जो जल्दी में हम कर रहे हैं, और जिसके लिए आप कह रहे हैं किसान के लिए, उसको तो कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा, उसको तो उससे तो बात ही नहीं की कोई भी। और दूसरा जो एपीएमसी एक्ट है, जो टैक्स था स्टेट गवर्नमेंट का, वो छिन जाएगा, डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी। और 28,000 बोल रहे हैं, क्या 28,000 नंबर नहीं होता? 28,000 से काम सारा धंधा लेके आप 28 लोगों को दे रहे हो। ये अच्छा काम कर रहे हो कि बुरा काम कर रहे हो? पवन जी, सोमवार को हम इस पर विस्तार से फिर चर्चा करेंगे, लेकिन समय का अभाव है, आगे बढ़ रहे हैं। और अपने सभी मेहमानों को दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला हस्तक्षेप के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। पीएम ने यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इससे 86 साल बाद मिथिला और कोसी के बीच सीधा रास्ता बन गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 4 वर्ष पहले उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 2 महासेतु, एक पटना में और दूसरा मुंगेर में शुरू किए गए थे। इन दोनों रेल पुलों के चालू हो जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच लोगों का आना जाना आसान हुआ है। खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्र जो दशकों से विकास से वंचित थे, उन्हें विकास के लिए नई गति मिली है। आज मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ने वाला महासेतु और सुपौल आसनपुर कुपहा रेल रूट भी बिहार वासियों की सेवा में समर्पित है। सच्चाई यही है
कि जिस रफ्तार से पहले काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से 2004 के बाद भी काम हुआ होता तो आज का ये दिन पता नहीं कब आता, कितने साल लग जाते, कितने दशक लग जाते, हो सकता है पीढ़ियां बीत जाती। लेकिन दृढ़ निश्चय हो, नीतीश जी जैसा सहयोगी हो तो क्या कुछ संभव नहीं है। आज के हस्तक्षेप में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। सहारा प्रणाम।